ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू करूं जिनकी जीवनी, जिनकी कामयाबी, जिन्होंने जो दुख देखे, संघर्ष देखे, वो सारे कुछ देखकर आपके जीवन में वो सुधार आए। मुझे बोलते हैं ना कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो शायद एक तरीके से मेरे करियर के अंदर मुझे भगवान मिल गए। आपने एक बुक भी लिखी है, क्या नाम है उसका और क्या सोचकर लिखी, और अभी तक उस बुक के बारे में आगे आपका और क्या विचार है? हिंदी के अंदर यही बुक आएगी, इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पागलपन। टैगलाइन रहेगी इससे एनीथिंग बट धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामकाहो पांडव श्रीवा किम कुर्वत संजय। और जनता भी आपसे यही कहेगी आप नहीं बन पाओगे। दिल का एक कोना कहता है कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। कभी कुछ कहेगी सर आपका वीडियो देखा तो उससे कुछ ना कुछ तो मिला था। तो ये मेरा एम है। सबसे मुश्किल काम है पैशन को आइडेंटिफाई करना। आमतौर पे कोई व्यक्ति खुद का करियर चूज कर लेता है, लाइफ पार्टनर, और लास्ट टाइम इन द सेमिनार जब वो सेमिनार खत्म होता है तब मैं ये चीज डिसाइड करता हूँ कि मुझे अगर कुछ बनना है तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वॉइस। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाना चाहूँगा जिन्होंने एक छोटे से गांव से शुरुआत की, वहाँ से उनकी स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद इंग्लिश में सुदृढ़ बने और अंग्रेजी भाषा के ऐसे बढ़िया वक्ता बने कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक किताब भी लिखी और मोटिवेशन स्पीकर की राह पर वो चल चुके। आइए मिलवाते कुलराज सिंह जी चारण। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। बिकॉज व्हाट हैपन समटाइम क्या चीज़ें होती है कि आपके पास में टैलेंट हो सकता है बट आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और स्टार्टिंग में इंटरव्यू में एक ही चीज़ बताऊंगा कि बिना प्लेटफॉर्म का जो टैलेंट है वो कचरा बन जाता है। हर टैलेंट को अपने एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। एक डांसर को ऑडियंस चाहिए होती है कि उसको लोग देखें, एक सिंगर को ऑडियंस चाहिए होती है लोग उसको सुने, और इसी प्रकार से खिलाड़ी को ग्राउंड चाहिए होता है जहाँ पर वो खेले और उसके खेल का अर्थ निकले। इसलिए किसी भी टैलेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म का होना। तो सबसे पहले तरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे अपना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, आपकी ये ऑडियंस, ये दर्शक जो मुझे अभी देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, ये मुझे मौका दिया, उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुलराज जी, वो कौन सा दिन था, ये वो कौन सा पल था जिस दिन आपको लगा कि मुझे एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहिए? अपार्ट देन स्टोरी, अगर मैं इसकी कहानी में नहीं जाऊँ, एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो डेट थी 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 जब अभी नया नया साल शुरू हुआ था और उससे पहले मैं किसी कंपनी में काम करता था। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है देश दुनिया एशिया के, उनका एक शो था, काफ़ी टाइम से मैं फॉलो कर रहा था। बट 26 जनवरी 2020 को मैं फर्स्ट टाइम पेमेंट करके, पैसा खर्च करके, उनका जोधपुर के अंदर एक सेमिनार था, उस सेमिनार को अटेंड करने गया। और लास्ट टाइम इन द सेमिनार जब वो सेमिनार खत्म होता है तब मैं ये चीज़ डिसाइड करता हूँ कि मुझे अगर कुछ बनना है तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। तो वो दिन था जब मैंने तय कर लिया था अपने अंदर कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपकी स्कूली शिक्षा के बारे में, या अब शिक्षा आपके जीवन में आपने कहाँ से ली और क्या क्या पढ़ाई अभी तक आपने की है? अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो पहली से 5वीं तक अपने गांव के अंदर पढ़ा, सरकारी स्कूल राज्य उच्च प्राथमिक विद्यालय झाकर के अंदर। 5वीं के बाद में पास वाले गांव के अंदर गए, जनापुर के अंदर, वहाँ पे राजकीय विद्यालय है, वहाँ पे 6ठी 7वीं की पढ़ाई हुई। 8वीं के अंदर कारणवश मेरा परिवार कहीं बाहर रहने चला गया था, तो राजकीय विद्यालय रेवधर के अंदर, तो 8वीं में मेरी पढ़ाई रेवधर के अंदर हुई। 9वीं 10वीं के अंदर नवीन आदर्श विद्या मंदिर पिंडवाड़ा के अंदर जो एक हिंदी माध्यम स्कूल है, वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। तो यहाँ तक तो मैं इसको अपना बेसिक एजुकेशन मानूंगा। मेरी लाइफ का जो पॉइंट चेंज हुआ वो चेंज हुआ जाकर के 10वीं के बाद, जब आपको चूज़ करना होता है कि आप हिंदी लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लाइफ में उड़ेंगे या गिरेंगे। बहुत से क्वेश्चन एक साथ में आते हैं और समझ इतनी है कि 10वीं में कितने परसेंटेज बने और किन विषय में अच्छे नंबर है, दिस विल डिसाइड योर फ्यूचर। बट ऑन दैट टाइम अगर मेरा आप 10वीं का रिजल्ट देखते हैं तो आप पाएंगे कि 60% बने, तो कुछ ठीक ठाक है, कोई बड़ी बात नहीं है। उस टाइम तक परसेंटेज बनना स्टार्ट हो गया था। मैं 2014 का पास आउट हूँ। दूसरी चीज़, मेरे अंग्रेजी विषय के अंदर, गणित में और विज्ञान के अंदर, इन तीनों विषय के अंदर नंबर मात्र पासिंग मार्क्स थे। लेकिन सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी, ये 3 ऐसे विषय रहे जिसके अंदर मेरे लगभग डिक्टेशन था हिंदी के अंदर और बाकी में डिक्टेशन के आसपास के मार्क्स थे। तो वो टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए एज पर द मार्क्स, बट आई डिसाइडेड टू बी अ इंजीनियर। और मुझे उस टाइम पॉलिटेक्निक का क्रेज़ था, डिप्लोमा का, जल्दी पैसा कमाना था, जल्दबाजी थी। दैट्स वाई आई स्टार्टेड चूज एज ए सिविल इंजीनियर। तो मैंने अपना पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया एज ए सिविल इंजीनियर। उसके बाद के सफ़र में मैंने बीटेक किया आगे डिप्लोमा के बाद में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। फिर जब मैं पढ़ाई के बाद में जब मार्केट के अंदर गया, जब कॉर्पोरेट के अंदर गया, तो उस फील्ड के अंदर तरुण जी मैंने देखा कि नहीं, मुझे सॉफ्ट स्किल मेरी अच्छी है, ना कि टेक्निकल स्किल। और उसी के साथ के अंदर मैंने MBA कर लिया डिस्टेंस से। तो अभी तक मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर इन बिजनेस के अंदर, सेल्स एंड मार्केटिंग मेरा टॉपिक है उसके अंदर। बाकी मैं, आप कह सकते हैं, इंजीनियर बाय चांस और बाय चॉइस, बट इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। आपने पढ़ाई इंजीनियरिंग की और उसके बाद अभी आप सेल्स में हो,
बिल्कुल। तो ये चेंज करने का आपका जो डिसीजन है कि जीवन में अभी आगे जाके क्या करना है, उस वक्त कई बार ये भी लगा होगा, बहुत से लोगों ने कहा होगा, परिवार ने कहा होगा कि आपने जो डिसीजन पहले लिया था वो आपने चेंज कर लिया, तो कई बार वो डर सा बना रहता है। उस वक्त आपका वो पल कैसा था? देखिए, सच अगर कहूँ और सच ही कहना है, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो मेरे भाई बहन जो भी दर्शक हैं वो सब भी लगभग मेरे जैसी पृष्ठभूमि से आते हैं। तो सच ये है कि 10वीं के बाद में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, एक काला घेरा था, उसमें से डिप्लोमा को चूज़ किया था कि पैसा कमाए। एक ऑनेस्ट आंसर है, मैं इतना अंग्रेजी में गणित में अच्छा नहीं था, बट डिप्लोमा से पैसा आ सकता है, जल्दी प्राइवेट फील्ड में जॉब लग सकती है। जब डिप्लोमा कर दिया तो पता चला कि यार अपने स्किल तो अच्छे, अपन बीटेक भी कर सकते हैं। तो जब बीटेक करने गए तो बहुत सी समस्याएं, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। बट आफ्टर ग्रेजुएशन, और माइट बी यू कैन से ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन, जब मैं अपने इंजीनियरिंग के लास्ट फेज में था, उस टाइम पे समझ में आया कि इतना तो क्रेज नहीं बचा सिविल इंजीनियरिंग का, और ना मुझे इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है, बट ड्यू टू माइट बी कम्युनिकेशन और एक वो ऊपर वाला कुदरत क्या चाहता है, तो उस समय मेरे को सेल्स की जॉब ऑफर हुई जेके लक्ष्मी सीमेंट से। मुझे नहीं पता था मुझे सेल्स में जाना है, एक सेकंड के लिए रोक के बताऊंगा, मुझे नहीं पता था मुझे सेल्स में जाना है। मेरे इंटरव्यूअर को पता था कि मुझे सेल्स में लेके जाना है। मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे कहा यू आर मेड फॉर सेल्स, आप आइए सेल्स मार्केटिंग के अंदर अच्छा करेंगे आप। और सीमेंट जो कि मेरा बेसिक प्रोडक्ट था सिविल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ से मेरा सेल्स का सफ़र शुरू होता है, जो अभी तक चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। मतलब कोई भी इंसान काम में परिवर्तन करने के बाद या फिर जॉब को चेंज करने के लिए बहुत विचार करता है। और मैंने आपकी स्टोरी के बारे में पढ़ा सुना तो पता चला कि आपने 5 से 6 जो जॉब थी या कंपनी थी उनको बदला है। तो ये डिसीजन कहाँ तक सही है या ऐसा करना क्या उचित रहता है? देखो, सबके लिए करना उचित नहीं होता। जो एक्सपीरियंस लोग मेरा वीडियो देखेंगे कॉर्पोरेट के अंदर भी, वो लोग बोलेंगे कि कंपनी चेंज करना इतना अच्छा नहीं है, ना आपके रिज्यूमे के लिए, ना आपके एक्सपीरियंस के लिए। बट मेरा अगर मुझसे पूछे तो मेरी एक ही चीज़ बहुत अच्छी है, जहाँ से मैं खुद को कह सकता हूँ कि आई कैन डू समथिंग इन माई फ्यूचर। टुडे आई एम नॉट फीलिंग लाइक कि मैंने कुछ कर लिया है, बट दिस इज़ द स्टार्ट। मैंने अपना रास्ता ज़रूर पकड़ लिया, रफ्तार नहीं पकड़ी है, अभी रास्ता पकड़ा है, फिर रफ्तार पकड़ेंगे। रफ्तार सही होगी, तेज होगी और रास्ता भी सही होगा तो अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा। मैं कंपनी इसलिए चेंज कर लेता हूं क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर है। मेरे को एक चीज़ पता है कि मैं सेम कंपनी के अंदर रह करके वो ग्रोथ हासिल नहीं कर सकता जो कंपनी चेंज करने के बाद मुझे मिलेगी। या फिर आप मेरी अर्निंग में, पैसे में कहें या मेरे सीखने में कहें, तो जब भी मैं खुद को किसी कंपनी में कंफर्ट जोन में पाता हूँ कि अब मैंने वो सब कुछ सीख लिया जो मेरी पोजीशन के लिए होना चाहिए और मेरा काम आसानी से हो रहा है, मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू करके चेंज कर लेता हूँ। दैट फॉर श्योर है। जैसा कि कुलराज जी, आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हो और इंग्लिश में ही आपके सेमिनार हुए हैं और कॉर्पोरेट में भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो स्कूली शिक्षा आपकी गांव से हुई, आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? ये एक सबसे बड़ा डर रहता है, मेरे भी मन में ये डर था और अभी भी थोड़ा बहुत है कि इंग्लिश को सुदृढ़ बनाना है, इसको मजबूत करना है, इंग्लिश भाषा को। तो आपने कैसे इसको मजबूत किया? ठीक है, देखिए तरुण जी, सबसे पहले तो आपको कहूँगा कि बहुत अच्छा बोलते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, बाकी बहुत अच्छा नहीं, ठीक है बोल लेता हूँ। अभी मैं भी उसी फेज़ में हूँ जहाँ पे कि मैं आसानी से किसी से भी किसी भी स्लैंग में बात कर लेता हूँ अंग्रेजी भाषा के अंदर। डर की बात अगर आप करें कि अंग्रेजी डर है, तो डर तो उसके लिए होता है ना जिसको सीखना है। मेरे लिए तो ये था कि अंग्रेजी से लेना देना ही नहीं था। सरकारी स्कूल के अंदर, राजकीय विद्यालय में हम पढ़े शुरुआत से, तो कहीं फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हिंदी के बाद में अंग्रेजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी। पैसेज लिखना सीख गए थे, स्टोरी लिखना सीख गए थे, पासिंग मार्क्स आते थे। अब समस्या तब हुई जब मैंने डिप्लोमा के बाद में बीटेक को चूज़ किया कि डिप्लोमा तो कर लिया, वो तो हिंदी में पेपर दे दिया, बीटेक होता है अंग्रेजी के अंदर और मेरे को लिखनी है अंग्रेजी। अब मैं पढ़ के आया हूँ सर कि नींव क्या होती है, मैं पढ़ कर के आया हूँ दीवार क्या होती है, मुझे पता है घर कैसे बनता है। बट आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन अ बीटेक विच इज़ द बैचलर्स ऑफ टेक्निकल, अब मैं ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट करना है और पेपर मुझे इंग्लिश में लिखना है। एक सेमेस्टर में 6 एग्जाम है, जितने भी सेमेस्टर है सभी इंग्लिश में लिखने हैं। अब जो भी टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं वो मुझे पढ़ाने में मुझे समझा देते थे कि बेटा नीव इजिकल्स टू फाउंडेशन, वॉल इजिकल्स टू दीवार। वो तो मेरे कंसेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर है। अब पेपर में लिखूं कैसे, कैसे लिखूं दीवार इजिकल्स टू वॉल? तो सबसे बड़ा समस्या है कि जो लड़का डिप्लोमा के अंदर टॉपर रहा, जिसके 75% बने क्योंकि उसने लिखा अच्छा, अब वो लिख ही नहीं पा रहा है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था अंग्रेजी। तो कुछ मेरे भाग्य अच्छे रहे कि मुझे कहीं दूर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं बहुत दूर जा सकूं। लेकिन यही मेरे गांव के पास पिनवाड़ा के अंदर मुझे, मैं कहूँ तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा पॉइंट कि ढूंढा, मैंने कोशिश की, लेकिन ढूंढने से, मुझे बोलते हैं ना कि ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, तो शायद एक तरीके से मेरे करियर के अंदर मुझे भगवान मिल गए। मेरा इंट्रोडक्शन हुआ मुबारक सर से, उनको जाकर के मैंने अपनी चीज़ें बताई और उनको जाकर के मैंने बोला कि सर मेरे को डिप्लोमा करके बीटेक में आया, मुझे बीटेक पास करना, मुझे आप इतना अंग्रेजी सिखा दो कि मैं क्वेश्चन के अंदर लिख दूँ कि व्हाट इज़ द फाउंडेशन। अगर मैं जानता हूँ कि नींव एक इस प्रकार की वस्तु, तो उसको मैं फाउंडेशन कैसे बनाऊँ, उसको मैं अंग्रेजी में लिखूँ कैसे। अब अगर आप ये पूछें मुझसे, या फिर आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन होगा फिर कितने टाइम में सीखा, कैसे सीखा, यहाँ तक कैसे पहुँचे। स्पोकन मेरा एम नहीं था, अंग्रेजी बोलना मेरा एम नहीं था, मेरा एम था पेपर पास करना। लेकिन जब मैं उस फील्ड में गया
तब मुझे लगा कि नहीं, हाँ मुझे पहली बार कोई आदमी मिला, उससे पहले बहुत प्रयास किए, रैपिडेक्स की किताबें लाई, सीढ़ियाँ देखी और भी बहुत टीचर के पास गया, बट सभी मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश सिखा रहे थे, अंग्रेजी से अंग्रेजी, और अपने को अंग्रेजी आती नहीं है। मुबारक सर ने मुझे सिखाया हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी मुझे बहुत अच्छी आती थी, बोलना लिखना समझ आती थी, तो उस हिंदी से अंग्रेजी कैसे होगा ये मुबारक सर ने सिखाया। दर्शकों आपको बता दूं कि मुबारक सर जो बता रहे हैं ये पिंडवाड़ा की निवासी है और अंग्रेजी में बेहतरीन, इनके पास बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर सीखते हैं। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, किस नाम से है कुलराज जी? सर का जो यूट्यूब चैनल है वो ग्लोरियस एम्पलीफिकेशन के नाम से है। वैसे उन्होंने उसमें कुछ इंग्लिश वीडियोस डाले हुए हैं उनके स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि अभी वो मतलब एज ए टीचर लगे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं आपके मॉडल स्कूल, विवेकानंद मॉडल स्कूल झाड़ोली के अंदर। बाकी उनके जो वीडियोज़ है वो रीड के रिगार्डिंग है, रीड के स्टूडेंट को वो मोटिवेट करते हैं। बाकी अगर सर की बात करूं तो सर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी आप कह सकते हैं। आइदर ही इज़ नॉट नोन एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि उनका अंग्रेजी जो है वो इतना स्ट्रांग उनकी पकड़ है कि उनकी बाकी सारी खूबियों को वो दबा देता है। अगर कहीं पे ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा किया हुआ और आसपास छोटे दूसरे कलर है तो सफ़ेद काला दिखेगा नहीं, ऑरेंज कलर दिख जाएगा, वो हाईलाइटेड होता है, तो उनकी अंग्रेजी हाईलाइटेड है। बाकी सर मैं कह सकता हूँ कि वो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, और भी बहुत सी चीज़ें उनके पास में सीखने लायक। बिल्कुल। पर जॉब और बिजनेस में आप क्या अंतर समझते हो और क्या मजबूत चीज़ है कि हमें क्या चूज करना चाहिए, जॉब या बिजनेस? देखिए, गलत दोनों ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही जीविकोपार्जन का एक उपाय है, एक तरीका है जहाँ से आप पैसा कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे। और इनिशियली मैं जॉब को अच्छा मानता हूँ, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक आदमी कॉलेज से निकलता है तरुण जी और कॉरपोरेट में जाता है। आप कॉलेज से निकले, आप कॉलेज की पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, फिर आप कॉर्पोरेट के अंदर रियल मार्केट में आए, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी बड़ी सक्सेस का आप इंटरव्यू करेंगे इन द फ्यूचर। अब आप उस कॉलेज में और कॉर्पोरेट में बहुत बड़ा डिफरेंस पाएंगे। जो चीज़ें थियोरेटिकली पढ़ाई जाती है वो टेक्निकली डायरेक्ट एप्लीकेबल नहीं होती है, और समाज के अंदर, मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत सी समस्याएं आती है। तो मैं मानता हूँ शुरुआती दौर के लिए जॉब अच्छी है। अगर आपको आगे उठ के बिजनेस करना भी है तो उस फील्ड के रिलेटेड आप जॉब कीजिए। 3 चीज़ों का आपको फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट पैसा भी मिल रहा है उस काम को करने के लिए, जस्ट लाइक इंटर्नशिप, और आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। अगर आप फील्ड चेंज नहीं करते हैं, उसी फील्ड में और आगे जाते हैं, तो आप अच्छे अनुभवी हो सकते हो उस काम को करने के लिए। लेकिन अगर बात आती है कि अच्छा किसको मानते हैं, तो देखिए, अगर सुंदर पिचाई भारत के अपने एक मान सम्मान में बता सकता हूँ, तो वो एक जॉब के अंदर है, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी करने के बावजूद भी वो किस लेवल पे आप जानते हैं। अगर मैं बात करूँ अडानी जी की, अंबानी जी की, या अपने पिंडवाड़ा के आसपास के किसी भी मैं बड़े व्यापारी की अगर बात करूँ, तो व्यापार के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, तो मैं किसी को भी अच्छा बुरा नहीं कह सकता हूँ। मेरा तो मानना ये है, टॉप 10% का रूल्स है सर। दुनिया में प्रत्येक काम में आप टॉप 10% के अंदर रहिए, आप सक्सेसफुल हैं, आपका जीवन भी अच्छा रहेगा, आप कभी डिमोटिवेटेड नहीं रहेंगे। टॉप 10% लॉयर बहुत पैसा कमाते, बहुत रेस्पेक्ट कमाते, बहुत अच्छा जीवन है। टॉप 10% डॉक्टर, उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग पागल हैं। लेकिन कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर भी डिमोटिवेटेड हो, डॉक्टर का भी क्लिनिक नहीं चलता हो, कहीं तो डॉक्टर भी नींबू मिर्च लगा के बेचारा सुबह सोचता हो कि काश किसी की टांग टूटे कोई आ जाए। तो कोई फील्ड या कोई बिजनेस, कोई जॉब डिसाइड नहीं करता। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ आपका पैसन है, जहाँ आपको लगता है कि आई कैन डू समथिंग, इस पॉइंट में मैं कुछ कर सकता हूँ, उससे रिलेटेड आप जॉब कीजिए। आफ्टर अगर पॉसिबल है तो बिजनेस कीजिए। रही बात मुझसे अगर पूछते कि मैं क्या प्रेफर करूँगा, तो इन द फ्यूचर आई विल प्रेफर बिजनेस। मैं भविष्य के अंदर व्यापार करना चाहूँगा, क्योंकि व्यापार से, केवल नौकरी से तो मेरा खुद का घर, मेरा पेट पल जाएगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे, मेरे 1 से 2 परिवार में चला लूँगा। लेकिन एक व्यापार ही ऐसी वस्तु है जो कि आपको एक साथ में बहुत से परिवारों को चलाने का मौका देती है। दैट्स ऑल। जिंदगी में पैशन और प्रोफेशन के बारे में जो ये बीच की जो लड़ाई होती है, जो मैंने भी देखी है और हर कोई देखता है, जो कोई ना कोई पैशन या कोई खुद का टैलेंट लेकर चल रहा है, तो वो देखता है पैशन और प्रोफेशन के बीच में क्या चूज करना चाहिए या दोनों का जो सामंजस्य है वो कैसे बिठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें पैशन प्रोफेशन की, बेसिक एजुकेशन, अभी भारत की अगर शिक्षा नीति की बात करें, अब किसी भी कोने में रह रहे हैं, बेसिक एजुकेशन तो सेम ही होगा। आप स्कूल में जाएंगे, आपका एडमिशन होगा, स्कूल अलग हो सकती है, आपका परिवेश अलग हो सकता है, आपका आर्थिक सामाजिक स्तर अलग हो सकता है, आप स्कूल तो जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। अभी तक जो शिक्षा नीति भारत में भी, जो नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, जो पुरानी वाली है, तब तक 10वीं तक आपको कॉमन एजुकेशन लेना है। को एजुकेशन हो सकता है, हॉस्टल हो सकती है, इंटरनेशनल स्कूल हो सकती है, सरकारी स्कूल हो सकती है। सर बेसिक है, क्या बेसिक है? फंडामेंटल्स। क्या बेसिक है? लगभग सिलेबस। 10वीं तक आदमी आता है, 15 साल का हो जाता है, तब तक उसको ये समझ में आता है मेरी हॉबी क्या है। वो हॉबी पे बड़ा लेख लिख लेता है अंग्रेजी के अंदर, हिंदी में। ये आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या चीज़ आप करना पसंद करते हो। अब इसको मैं कह सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, वैसे ये पैसन नहीं है, बट मोटा मोटी यही पैसन है कि आपको पता चल जाए आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या आपको पसंद आता है, या किस में आप औरों से बेटर हो,
कहने का मतलब किस फील्ड के अंदर आप 2 घंटे देके वो आउटकम निकाल सकते हो जिसमें औरों को 4 घंटे लगते हो। क्या पैशन बदलते रहते हैं जीवन में? जैसे आपके एक समय में आप शिक्षक थे, एक समय में आपने यूट्यूब भी शुरू किया और बाकी चीज़ें भी की, तो किस वजह आपका पैशन बदलता गया या पैशन एक निर्धारित रहता है? नहीं, देखिए, सबसे मुश्किल काम है पैशन को आइडेंटिफाई करना। आमतौर पे कोई व्यक्ति खुद का करियर चूज कर लेता है, लाइफ पार्टनर चूज कर लेता है, पूरी जिंदगी जी लेता है, आमतौर पे कभी कोई सोचता भी नहीं मेरा पैशन क्या है, मेरा जुनून किस चीज़ में, मैं क्या चीज़ बहुत अच्छी कर सकता हूँ, कोई सोचता भी नहीं है। तो इस पॉइंट के बारे में सोचना कि मेरा पैशन क्या है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना एक लंबा और बहुत जटिल प्रोसेस है। आपका दिल ही कई बार आपको दूसरी चीज़ करने की तरफ धकेलता है, बट जब आपको आइडेंटिफाई हो जाए सारे प्रोसेस से कि यही आपका पैशन है, तो जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैंने किताबें पढ़ी है, जहाँ तक इस फील्ड में लोगों से मिला हूँ मैं, सेमिनार में, वेबिनार में, इंटरव्यूज़ में, वहाँ तक पैशन कभी चेंज नहीं होता सर, मरते दम तक चेंज नहीं होता। अगर वो आपका वास्तव में पैशन है और आपने उसको ढंग से आइडेंटिफाई किया है, ना कि सिर्फ आपने उसका आउटकम देखा है। और पैशन कभी आउटकम देख करके तय नहीं होता है, पैसा देख करके पैशन तय नहीं होता। सरल भाषा के अंदर इसमें ज़्यादा पैसा है, मैं ये कर लूँ, ये पैशन नहीं हो सकता। पैसे की अगर बात आई है तो एक एडटेक कंपनी जो थी जिसने आपको ऑफर किया था और आपको 10 लाख का पैकेज मिला था, उसको आपने ड्रॉप कैसे किया? वो हिम्मत, आज के समय में पैसा हर कोई देखता है, कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है लेकिन पैसा बहुत कुछ है। उस वक्त वो हिम्मत कैसे आई या क्या कारण था? और ऐसा कौन सा दूसरी और कोई काम था या कोई आपका पैशन था या सपना था कोई भी, उसके लिए आपने उस चीज़ को छोड़ा? देखिए, इतनी हिम्मत नहीं की थी ड्रॉप करने की। बहुत अच्छा लगा था कि एडटेक कंपनी ने 10 लाख का पैकेज दिया था। लॉकडाउन का टाइम था, लोगों की नौकरियां जा रही थी और मेरे पास नौकरी आई थी, वो भी सामने से चल के। फॉर्म था वर्क फ्रॉम होम, आप घर से बैठ के काम करो लैपटॉप को लेकर के। यही लैपटॉप जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है, ये लैपटॉप उस टाइम मैंने परचेज़ किया था। ये लैपटॉप परचेज़ किया था और लैपटॉप परचेज़ करके काम भी स्टार्ट कर लिया था। पैसा सबको प्यारा है, लेकिन पैसे से प्यारा पैशन है, वो मुझे है और वो मेरे हिसाब से लोगों को होना चाहिए। तो जब अपन उस एडटेक में उतरे तब पता चला कि वहाँ एजुकेशन का तो कुछ है नहीं। मैं कोचिंग क्लासेस पढ़ा के आया था, मैं बच्चों को पढ़ा के आया था। वहाँ मुझे लग रहा था कि बहुत सस्ते कोर्स जो ज्ञान यूट्यूब पे उपलब्ध है वो तो बहुत महंगा बेच रहे हैं, और मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे दिल को गवारा नहीं हुआ। फिर दूसरा अगर पॉइंट लूँ तो मेरे से वो प्रेशर भी नहीं झेला गया, जिस हिसाब से वो मुझे उसमें ट्रीट कर रहे थे, प्रेशर नहीं झेला गया। मैंने अपने देखा कि क्या ये मेरे पैशन को कहीं ना कहीं हिट कर रहा है क्या, तो वो तो उल्टा क्रॉस कर रहा था, मेरे फंडामेंटल को क्रॉस कर रहा था। तो फिर वही चीज़ थी, पैसे से ऊपर अपने पैशन को रखा कि नहीं, अपने को अपने फील्ड में कुछ करना है तो ऐसी जॉब करेंगे जिसमें टाइम भी मिले, जिसमें साइड में किताब पढूं, जिसमें साइड में कुछ लिखूं, जिसमें मैं कहीं सेमिनार कर पाऊँ। दैट्स वाई आप विद इन 4 मंथ, 2 महीने की ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी, 2-3 महीने जॉब किया और उसके बाद अपन ने रिजाइन। तो वर्तमान समय में आप क्या जॉब कर रहे हो? अभी मैं सर मार्केटिंग कंपनी के अंदर हूँ। मैं काम इन शॉर्ट अभी भी सेल्स का करता हूँ, सेल्स मार्केटिंग के अंदर हूँ। पिछले टाइम में मैंने 4 कंपनियाँ चेंज करी है, लगभग 4 साल में, तो एक डिसेंट टाइम पीरियड लगभग साल भर दिया है। मैं क्योंकि सिविल इंजीनियर हूँ और अभी सेल्स में हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ बिल्डिंग मटेरियल। मैंने सीमेंट कंपनी में काम किया है, उसके बाद मैंने जानी मानी पेंट कंपनी में काम किया है, इंडिया की नंबर 1 नंबर 2 कंपनी में मैंने काम किया है, और कुछ मैंने न्यू जो कंपनीज इन द फ्यूचर जो लॉन्च हो रही है उनके साथ डिस्कशन चल रहा है, तो माइट भी मैं न्यू कंपनीज़ के अंदर फ्यूचर में जा सकता हूँ, नॉट फॉर श्योर है। तो अभी साथ में आप यूट्यूब कैसे मैनेज कर रहे हो, और कोई सेमिनार वगैरह अभी तक वो वहाँ पर जाने का, और एक तरफ ये जॉब और एक तरफ पारिवारिक ज़िंदगी है, इन तीनों बातों को कैसे मैनेज किया जाए, जो अगर अपन टाइम मैनेजमेंट कहे तो भी एक सही बात रहेगी? देखिए, सच ये तीनों चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं होती है और उसका रिजल्ट है, आउटकम है मेरा यूट्यूब चैनल। वैसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। यूट्यूब चैनल मैंने कभी इसलिए स्टार्ट नहीं किया था कि मैं यूट्यूबर बनूं, मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। ये मेरे खुद के सुधार के लिए था। जब मैंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया, जब मैं थोड़ा बाहर जाने लगा, तो मुझे लगा कि ये अगर मेरा पैशन है तो फिर मैं इसको कंटिन्यू क्यों नहीं करता हूँ। तो मैंने कुछ 3 महीने का टास्क लिया था। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आज भी जाइएगा, थोड़ा प्रचार कर लेता हूँ आपकी राय से। कुलराज सिंह मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से चैनल है। 2020 में लगभग लॉकडाउन में बनाया था, ये कंपनी छोड़ने के तुरंत बाद, या फिर कंपनी में रहते हुए चैनल बना दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था, जब उस कंपनी में समय मिलना स्टार्ट हुआ, फिर मैंने कंपनी छोड़ दी। वो वीडियो सिर्फ मेरे खुद के लिए थे कि क्या मैं 3 महीने लगातार वीडियो डाल सकता हूँ, तो मैंने डाले। उस टाइम में नया शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था यूट्यूब पे, और मैं रोज एक वीडियो बना के डालता था, कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी हो। मेरे जितने वीडियोज़ हैं पुराने सारे सिंगल टेक हैं, और उनको मैं आज भी देखता हूँ, और मैं देखता हूँ मैंने खुद में क्या सुधार किया। रही बात मैनेजमेंट करने की, तो सच में तरुण जी मैनेजमेंट नहीं होता है। पिछले 7 महीने से मैं किसी कंपनी में इतना ज़्यादा बिजी था, मैंने 7 महीने में एक वीडियो नहीं डाला। तो ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरे पैशन का, मेरे फ्यूचर का कहीं ना कहीं लॉस है। बट फिर कभी वापस संभलते हैं, वापस समय मिलता है तो वापस आप जैसे सक्सेस से मुलाकात करते हैं, वापस सेमिनार करते हैं, कहीं से ऑफर आता है तो टाइम आगे पीछे करते हैं। बट सच कहूँ, अगर मुझे खुद के लिए भी कहूँ,
अगर मुझे मेरे पैसन को अच्छे से टाइम देना होगा तो मुझे मेरे पैसन को ही प्रोफेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है, मुझे ऐसा वक्ता बनना है, ओजस्वी वक्ता की जिसकी बातों से लोग प्रेरित हो और प्रेरित होकर कुछ करें। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये लोग मोबाइल स्क्रीन पे देखें, उसको सुने और वो वहाँ कुछ ऐसा करे कि वो खुद मोबाइल स्क्रीन पे आए और कल को मैं उनके पास जाऊँ और कभी कुछ कहे कि सर आपका एक वीडियो देखा था, उससे कुछ ना कुछ तो मिला था। तो ये मेरा एम है, बट टाइम मैनेजमेंट अभी मुश्किल है, तो इन द फ्यूचर दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। बाकी पैशन के साथ परेशानी बहुत ज़्यादा है, इतनी प्रोफेशन के साथ में नहीं है। देखिए, पैसन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करोगे तो समस्या आएगी। किसी बड़े दार्शनिक का सेंटेंस है, पैसन इज द थिंग विच कैन गिव्स यू डिप्रेशन, या एक ही ऐसी वस्तु जो आपको बहुत इजीली डिप्रेशन देती है। आप कभी सोच के, जो भी दर्शक है वो कभी भी सोच करके देखे कि मेरा पैसन है सिंगिंग करना, तो वो सीधा देखेगा अरिजीत सिंह बहुत बड़े सिंगर हैं, जुबिन नौटियाल बहुत बड़े सिंगर हैं, कोई हनी सिंह के जैसे गाने गाता है, कोई MC स्टैन जैसे नए स्टाइल के गाने गाते हैं, लता जी बहुत बड़े लेजेंड रहे, रफ़ी साहब रहे। लेकिन अब उसको लगता है कि अपन थोड़ी ना बन पाएंगे अरिजीत सिंह, अपन जुबिन नौटियाल थोड़ी ना बन पाएंगे, और जनता भी आपसे यही कह रही कि आप नहीं बन पाओगे। दिल का एक कोना कहता है सब कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है, और उसी के बीच में खाना भी है, पीना भी है, परिवार भी चलाना है। तो वो इनकम सोर्स बड़ा मैटर करता है। और जो आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, उनको इनिशियली ये चीज़ें ज़्यादा समस्या देती है, बट अगर जो टिक के रहता है तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसमें जो आउटकम आता है ना, वो कहीं नहीं आता, क्योंकि यहाँ आप जम के काम करते हैं। आपने जैसे YouTube के बारे में जिक्र किया, आपका जो YouTube चैनल है, मैं दर्शकों से कहूँगा आप भी वहाँ पर जाए, और जो नई नई चीज़ें मैंने उनमें, जो आपका जो चैनल है कुलराज सिंह मोटिवेशन स्पीकर, उसमें एक देखा था जो भारत का जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, आपने उस प्रस्तावना को पढ़ा, आपकी जो आवाज़ सुनकर मैं जो मतलब उत्साहित हुआ, आपकी आवाज़ में वो जो दम लगा, वो खुशी लगी। तो क्या आपने इस वॉइस की आपने कब सीखा, या कैसे बोलना है, और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट या पब्लिक स्पीकर ये कैसे बना जा सकता है, ये आज के समय में इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सबसे पहले लेता हूँ। आज के समय में एक पब्लिक स्पीकर की क्या वैल्यू है, तो आप इतना समझिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो एक अच्छे वक्ता है, इसलिए उनकी बात हम तक पहुँचती है और देश के बाहर भी पहुँचती है। एक नेता को बोलने की ज़रूरत है, एक अभिनेता को बोलने की ज़रूरत है, एक शिक्षक को बोलना पड़ता है, और एक भिक्षक को भी बोलना पड़ता है। भिक्षाम देही, भिक्षा दीजिए। रोड के बाहर 4 भिखारी बैठते हैं रेलवे स्टेशन के बाहर, लेकिन किसकी बोलने की स्टाइल क्या है वो डिसाइड करेगा आप उसको कितना पैसा देके आते हैं। आइदर आप जानते हैं कि ये शायद इस पैसे का सदुपयोग नहीं करे और मैं अपनी गाड़ी कमाई के 20 रुपये दे रहा हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो उसके बोलने पर निर्भर करता है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो कम्युनिकेशन एक एड ऑन चीज़ है जो आपकी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काम आएगी। अभी हम थोड़े युवा है, जवान है कह सकता हूँ मैं, तो एक लड़का अगर किसी लड़की को डेट करता है, थोड़ा लेटेस्ट टियर फर्स्ट सिटीज़ की बात कर लेते हैं, सामान्य परितोष के अंदर किसी का अरेंज मैरिज होता है, एक लड़के का लड़की का आपस में विवाह होता है, तो उनका भी जीवन, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा नहीं रहेगा, वो भी कम्युनिकेशन पे निर्भर करता है, लैंग्वेज पे नहीं, कम्युनिकेशन पे। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पब्लिक स्पीकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फिर इसके अलग अलग पार्ट हो गए, सब इसी के पार्ट है। जड़ तो यही है, जड़ तो है कम्युनिकेशन, बोलना जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि बोलना जरूरी है, और बोलने के साथ में लिखना भी, और आपने लिखने की शुरुआत की, और मैंने जैसे पढ़ा जाना आपने एक बुक भी लिखी है, क्या नाम है उसका और क्या सोचकर लिखी, और अभी तक उस बुक के बारे में आगे आपका और क्या विचार है? ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन और इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ। मेरा आपने जो कभी वॉइस ओवर वाला जो क्वेश्चन पूछा था, भारतीय संविधान जो मैंने पढ़ने का एक प्रयास किया, तो बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरा वो वीडियो देखिएगा और आप मेरे यूट्यूब का सबसे पहला वीडियो देखिएगा, और आप ही सोचेंगे कि ये वो आदमी नहीं है जो इसमें बोल रहा है, वो यहाँ बोल रहा है। तो वो कॉन्फिडेंस ही यूट्यूब पे वीडियो डालने से बूस्ट हुआ है। वो कॉन्फिडेंस मैंने वहीं से बूस्ट किया। मैं खुद डालता था, खुद देखता था क्या डिफरेंस आया, और इसलिए पब्लिक रखा था ताकि मेरा पब्लिक स्पीकिंग का डर हो वो दूर हो जाए। अगर पब्लिक वीडियो नहीं रखूँ और प्राइवेट पोस्ट करूँ तो मुझ में डर रहेगा। मैंने पब्लिक कर दिया, कोई भी आकर के कमेंट कर सकता है, अच्छा है बुरा है। बुरा कमेंट करेगा तो फिर डिलीट नहीं करना है, रखना है उसको ताकि कुछ सुधार करें। जो दूसरा क्वेश्चन आपने बुक के रिलेटेड पूछा, तो बुक भी उसी जर्नी का एक पार्ट है। जब पढ़ना स्टार्ट किया, जब किताबें बहुत सी पढ़ी, श्रीमद् भगवत गीता से लगा करके रिच डैड पुअर डैड जैसी किताबें पढ़ी, बहुत से सेमिनार अटेंड किए, बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ी जो सिलेबस बेस्ड ऑन नहीं है, जो सिलेबस से बाहर है। चाणक्य नीति को पढ़ लिया, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ लिया। एक श्लोक का अगर उदाहरण दे दूं तो मेरे को पूरी भगवत गीता तो याद नहीं है, लेकिन जैसे भगवत गीता को शुरू किया, रोज पहला श्लोक पढ़ना, जैसे शुरू किया रोज पहला श्लोक पढ़ना, तो पहला श्लोक मेरे को कंठस्थ हो गया, वो याद हो गया। हमने तो बचपन में पढ़ा था यदा यदा ही धर्मस्य, मेरे को उसका पहला श्लोक जो कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं था, वो उसका पहला स्टेप था। तो इन चीज़ों ने मेरे ऊपर प्रभाव डाला। मेरे को लगा नहीं जो विचार आते हैं वो परमानेंट नहीं है, विचारों पे किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं है,
लेकिन अगर किताब लिख के कॉपीराइट करवा दूँ तो मेरा अधिकार होगा। और ये अधिकार इसलिए नहीं कि मुझे उससे सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा सेकंड चीज़ हो सकती है, बट पहली चीज़ है कि मैं उसको लोगों तक पहुंचा पाऊँ उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में मैं सोचता हूँ, उसी माहौल जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ से निकलने वाले मेरे भाई बहनों को मदद करे। तो मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। किताब का जो टॉपिक है वो है से एनीथिंग बट प्रूव इट, राइट। मैंने पूरा अंग्रेजी के अंदर लिखा है। वैसे इसका अभी जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से मैं उसको हिंदी अनुवाद ही पब्लिक करूंगा। मतलब कुछ भी कहिए, हाँ, लेकिन उसको साबित कुछ भी कहिए लेकिन उसको साबित कीजिए। हिंदी के अंदर यही बुक आएगी, इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पागलपन। टैगलाइन रहेगी से एनीथिंग बट प्रूव इट। और अभी इसका कॉपीराइट वगैरह हो गया है और ट्रेडमार्क हो गया एक तरीके से। अभी इसका प्रूफ रीडिंग चल रहा है, तो जैसा ऊपर वाले ने चाहा महाकर्णी का आशीर्वाद रहेगा, शिव जी की इच्छा रहेगी, उतना जल्दी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आगे का आपके अभी भविष्य में जो है, आपने क्या सोचा है, क्या क्या बनना है? एक मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर आपको बड़े बड़े सेमिनार करने या वेबिनार करने हैं, या आपने यूट्यूब चैनल को आगे ले जाना है, या फिर एक लेखक के तौर पर किताबें लिखनी है, या फिर अपने जो प्रोफेशन में फिलहाल आप है उसी में आगे बढ़ना है? मतलब इन 3-4 चीज़ों का अगर मेल देखे तो कौन सी चीज़ें हैं आपका जो एक निर्णय रहेगा कि ये मेरा टारगेट या गोल है? देखिए, अगर इन 3-4 चीज़ों का मेल देखते हैं ना तो तीनों चारों चीज़ें बेमेल हैं। इनका मेल आपस में होता नहीं है आमतौर पे। मैं जिस हिसाब से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मैंने मास्टर्स इन बिजनेस किया, आगे और जिम्मेदारी बढ़ेगी, आगे पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और पैसा सबको चाहिए, टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं इसमें से किसी एक चीज़ को टाइम देना शुरू कर देता हूँ तो अभी मेरी जो डायरेक्ट सोर्स इनकम है वो रुक जाएगी। एक आमतौर पर सवाल होता है मेरे से, अगर पर्सनली पूछते हैं, आपने जैसे अभी पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो वो तो दर्शक डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे आपको बताता हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि मैं बोलने में अपना करियर बनाऊँ। मैंने यूट्यूब को एक वर्कशॉप के जैसे शुरू किया, बट मुझे सेमिनार करने की इच्छा हुई। मैंने सेमिनार के लिए आसपास के स्कूल को अप्रोच किया, वहाँ से बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। मेरे सारे सब्सक्राइबर जो भी 1000-2000 सब्सक्राइबर सारे बच्चे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे वगैरह। फिर उन लोगों को मैंने कहा, विचार साझा किया कि सर मैंने किताब लिखी, बहुत जल्दी आएगी। बच्चे इंस्टाग्राम पे रोज क्वेश्चन पूछते हैं कब आएगी किताब, कैसे आएगी। तो वही चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है। तो इसका जवाब वही है कि आगे आगे गोरख जागे। अगर मारवाड़ी में मैं कहूँ तो भविष्य का किसी को डिसाइड नहीं है, बट हाँ, मैं किस पाथ पे काम करूँगा, तो मैं जितना पॉसिबल टाइम निकलेगा उतना मैं पब्लिक स्पीकिंग पे जोर दूंगा। और मेरा पब्लिक स्पीकिंग का मोटिव एक ही है कि मेरी बातों से प्रेरित होकर के अगर कोई ऐसा काम करे कि कल को उसकी जो कहानी है वो एक प्रेरणादायक कहानी बने, तो मेरा जीवन सफल हुआ। दैट्स ऑल। बिल्कुल, मतलब कोई बीच मझधार में फंसा हुआ है तो वहाँ वो फंसा नहीं रहे, कैसे न कैसे आपकी वजह से वहाँ से निकल जाए। तो वो मेरी वजह से निकल जाए, अगर किसी और की वजह से निकले, कैसे भी निकले, तो निकलना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। डूबते को तिनके का सहारा। और अगर ऊपर वाला चाहे, ईश्वर चाहे, और उस समय उसके लिए अगर मैं तिनका बन जाऊं, तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन है, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? उसको तो तिनका मिलेगा। प्रकृति में ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय अ सुपीरियर पावर। एक सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसके द्वारा सब कुछ पहले से निर्धारित है। आपका और मेरा मिलना भी निर्धारित है। लेकिन अगर कोई डूब रहा है और उसको तिनके का सहारा चाहिए और उसके भाग्य में तिनका लिखा हुआ है, तो वो तो मिलना है। अगर ऊपर वाले की कृपा दृष्टि मुझ पे रहे और मैं तिनका बन जाऊं, मेरी कहानी, मेरी आवाज़, मेरी किताब, मेरा सेमिनार या मेरी मुलाकात अगर वो चीज़ बन जाए, तो मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? अभी तक की आपकी जर्नी में आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहा और कितना साथ रहा? जैसे कहते हैं कि एक सफल इंसान के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, और कहते हैं कि वो एक महिला का हाथ, लेकिन पूरे परिवार का भी सपोर्ट साथ में होना जरूरी है। तो आपका किस किस का साथ रहा, और परिवार का और आपके बीच में जो अभी तक जो भी डिसीजन लिए, जॉब को चेंज करने का हो या इस पैशन के क्षेत्र में आने का हो, तो क्या क्या समस्या आई है? परिवार ने आपके साथ में कैसा व्यवहार रखा? देखो, परिवार कहते ही लोगों को परिवार के सभी सदस्य नजर आते हैं। मैं ऐसे कहीं सेमिनार वर्कशॉप करता हूँ तो किसी लोगों को बोलता हूँ कि मैं कभी सेंटेंस कहूँगा, आप उसके बारे में मत सोचिएगा। अभी अगर मैं दर्शकों से कहूँ कि माँ, तो उन सबको अपनी माँ दिखेगी। दिमाग फोटोजेनिक मेमोरी में काम करता है। अगर स्कूल कहूँ तो या तो वो स्कूल दिखेगा जहाँ वो सबसे पहले पढ़ने गए, या वो स्कूल दिखेगा जहाँ अभी वो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे परिवार कहते हैं, परिवार के सदस्य आते हैं और साथ में विचार आता है। अगर पापा आते तो अगर थोड़े गुस्सैल स्वभाव के पापा है तो एकदम क्रूर शक्ल एक दिखती है, माँ का नाम आते ममता दिखती है। तो वो चीज़ें हैं। सवाल का शॉर्ट टर्म आंसर दे देता हूँ। मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ। ये तो सफलता की महज एक पहली सीढ़ी भी नहीं है, तो भी सफलता की शुरुआत, हाँ, रास्ता है सफलता का। मैंने रास्ता चुन लिया है। अब एक रास्ता जो सभी ढूंढ रहे हैं, या मैं भी एक समय में ढूंढ रहा था कि क्या बने। कहते हैं कि भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ नई क्वालिटी, योग्यता है, उसमें कोई ना कोई गुण ऐसा दिया है, लेकिन एक इंसान उसको अगर पहचान ले तो जिंदगी जीने का मजा आता है। तो मैंने भी उसको पहचान लिया, बोलने की कला, और आपने भी उसे पहचान लिया। मतलब सफलता की राह तक आप एक समय के पहुंच चुके हो। हाँ, रास्ता चुन लिया है कि अब इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। और जब एक कदम भी बढ़ता हूँ वो मेरे लिए उस दिन के लिए सफलता है। दूसरे दिन मैं उस स्तर पे हूँ
तीसरे दिन वहां से अगला कदम बढ़ा, वो मेरे लिए सफलता है। चौथे दिन मैं उस स्तर पे हूँ, पांचवें दिन उससे आगे बढ़ना है, निरंतर बढ़ते रहना है, यही सफलता है। गोल एक पॉइंट हो सकता है, चेक पॉइंट हो सकता है सर। 10वीं में पास होना सफलता है, फर्स्ट डिवीजन लाना, लेकिन जीवन खत्म नहीं हुआ। 12वीं के अंदर साइंस मैथ लेके अच्छे परसेंटेज लाए, जीवन खत्म नहीं हुआ। IIT इंजीनियर बन गए, जीवन खत्म नहीं हुआ। बच्चे हो गए, जीवन खत्म नहीं हुआ। मर गए, जीवन खत्म हो गया नहीं। जीवन फिर भी जिंदा रह सकता है अगर आपने वो काम कर लिया जो आप करना चाहते थे और उसके माध्यम से कुछ एड ऑन कर लिया। रही परिवार की बात, तो परिवार वाले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, मैं जो कुछ भी हूँ, आप इसे सफल मानते हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बाकी मैं इसको सफलता नहीं मानता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी बनूंगा भविष्य में, और जो बनने की कामना करता हूँ, उस सब की वजह मेरी माँ है। पहली गुरु भी मेरी माँ है, हर डिसीजन में सपोर्ट भी मेरी माँ का रहा है, और जो कुछ भी हूँ और जो कुछ बनूंगा उसका श्रेय सिर्फ मेरी माँ को जाता है। दैट्स ऑल। एक बच्चे के जीवन में कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो पढ़ने चाहिए विद्यार्थी जीवन के बाद? अक्सर क्या, मैं भी ये मानता हूँ और मैं बहुत से स्टूडेंट को कहता हूँ कि एक्चुअल आपकी जो लड़ाई है वो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में ही है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। उस वक्त वो कौन सी किताबें हैं या कौन सी वो शख्सियत है कि जिनकी जीवनी पढ़ी जाए और जीवन में कुछ नया उतार चढ़ाव है उनसे लड़ा जाए? सिंपल आंसर है, सबसे पहले तो वो किताबें पढ़ो जिससे करियर बनेगा। मैं इंजीनियर था तो इंजीनियरिंग की पढ़ी, MBBS वाले को डॉक्टरी की पढ़ाई की किताबें पढ़नी है, कंपटीशन वाले को GK GS पढ़ना है। उसके उत्तर अगर कुछ चीज़ पढ़नी है, उसके ऊपर जाकर के कोई चीज़ें आपको पढ़नी है समय निकाल करके, तो आप उस फील्ड में जाओ जहां आपको पढ़ना अच्छा लगता है। अब पढ़ना अच्छा लगना नहीं लगना एक अलग चीज़ है, क्या पढ़ना अच्छा लगता है ये भी एक सवाल है। अब बताता हूँ कैसे। मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनने का एक शौक चढ़ा, जुनून हुआ मेरे अंदर, मुझे इसमें कुछ करना है, तो मैंने मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना स्टार्ट किया। वेस्टर्न कल्चर की शुरुआत वहाँ से हुई, रिच डैड पुअर डैड पढ़ ली, फाइनेंस के ऊपर, थिंकिंग एंड रिच वाली चीज़ की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी जो एकदम वेस्टर्न कल्चर के अंदर थी। फिर वहाँ से लगा कि अच्छा इसके सोर्स तो भगवत गीता से मिलते हैं। फिर संस्कृत तो पढ़ना वही 10वीं में आता था, श लगा दो, म लगा दो, ह लगा दो, ढंग से पता चलता नहीं था। फिर उसकी ऑडियो बुक सुनी, फिर ऑडियो बुक के बाद में भगवत गीता एज इट इज़ जो अंग्रेजी के अंदर है, वहाँ से मुझे देखने को लगा, क्योंकि अंग्रेजी तब तक सुधर चुकी थी। फिर उस किताब को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो मेरा तो यही मानना है, सबसे पहले तो उस किताब को चुनो जो आपका करियर बना रही है उस टाइम पे। आफ्टर दैट अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो, रीजनल बुक की बात नहीं करूँगा कि उस रीजन की, आप सभी की अपनी अपनी धार्मिक किताबें हैं, आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो, वो एक धार्मिक किताब मैं नहीं मानता हूँ उसको। बिजनेस, फाइनेंस, लाइफ, पर्सनल लाइफ, मोटिवेशन, एजुकेशन, सब चीज़ें हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाह पांडव श्रेवा किम कुर्वत संजय। संजय का पहला धृतराष्ट्र का धृतराष्ट्रवाच पहला सवाल, वहाँ से लेकर भगवान श्री कृष्ण के पूरा 18 अध्याय के अंदर पूरे की पूरी सारी चीज़ें रहती हैं। उसमें आप देखोगे अर्जुन सिर्फ सवाल पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से, वो जवाब दे रहे हैं। अगर उनको ढंग से यूटिलाइज करें ना हम, तो आपकी और मेरी और जितने भी दर्शक हैं, आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, सारी अर्जुन ने पूछ ली है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी रेज्ड है उसमें, और सिर्फ क्वेश्चन रेज्ड नहीं है, क्वेश्चन तो गूगल पे भी मिल जाएंगे, उनका सटीक जवाब वो श्रीमद् भगवत गीता में। तो मैं अगर कोई किताब अगर रेफर करूं तो श्रीमद् भगवत गीता रेफर करूंगा। सबको एक बार पढ़नी चाहिए समय निकाल करके। और कौन सी भगवत गीता? भगवत गीता एज इट इज़, भगवत गीता यथारूप, एक बार जरूर पढ़िएगा। जैसे एक तरफ तो किताब होगी, एक तरफ ये जो पढ़ाई होगी, और दूसरी तरफ पक्ष में अगर अपन देखें तो वो ये मोबाइल हो गया। तो इस मोबाइल का आज की जो जनरेशन है ऐसा उपयोग कर रहे हैं, तो कई बार मैं भी देखकर हताश हो जाता हूँ कि क्या कर रहे हैं। वही मोबाइल देखकर मैंने सीखा, समझा और खुद की मैंने भी पढ़ना देखना शुरू किया। अब मोबाइल में देखना क्या है ये भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो ये सोशल मीडिया का जो उपयोग है, जो गलत तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सोशल मीडिया का गलत तरीके से उपयोग किया नहीं जा रहा है। अब मेरा वीडियो भी तो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तब आप मुझे सुन रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं कि क्या आप सर्च करके आए, क्या आपको किसी ने वीडियो रेफर किया और आप एक 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप किसी शॉर्ट फीड के अंदर आपको कुछ नहीं पता है और आप वो चीज़ें देख रहे हैं जिसके अंदर आपका डोपामाइन रिलीज हो रहा है। कुछ इस टाइप का कंटेंट है जो 20 सेकंड 50 सेकंड का है, हो सकता है वो कंटेंट मेरा भी हो, कंटेंट से समस्या नहीं है, लेकिन वो आप सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। समझिएगा तरुण जी, आपको कुछ नहीं पता आप क्या देख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते जा रहे हैं। और जो चीज़ को आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज हो गया, जिससे आपको खुशी मिल गई, कोई गाना बज गया, कोई अभद्र बात हो गई, कोई डबल मीनिंग की चीज़ होगी, आपने देखी, आपको चला गया और आपने उस टाइम लाइक कर दिया, आपका अपनी प्राइवेसी है। लेकिन आपकी प्राइवेसी का इतना खिलवाड़ हो रहा है, अब आपको वो ऐसी ही चीज़ें बताएगा और आप देखोगे। मैं भी अगर फ़ोन पे अभी सर्च करने चला जाऊँ हाउ टू बी ए पब्लिक स्पीकर, उसके वीडियो पे एक एडवर्टाइज आएगी, मैं एक एडवर्टाइज स्किप करूँगा, 2 करूँगा, 3 करूँगा, उसके बाद में मैं उस वीडियो के बाद में उसके रिलेटेड शॉर्ट्स आएंगे। तो अगर मैं उसके रिलेटेड देख रहा हूँ तब तक फिर भी ठीक है,
लेकिन अगर मैं सिर्फ देख रहा हूँ तो गलत है, सिर्फ देखना गलत है, रिलेटेड देखना सही है। मतलब कहने की बात ये हुई कि आप सोच रहे हो कि मैं मोबाइल चला रहा हूँ, लेकिन मोबाइल आपको चला रहा है। मोबाइल आपको चला, बिल्कुल, ये सटीक शब्दों में आपने बता दिया, मुझसे काफ़ी अच्छा बताया कि आप मोबाइल चला रहे हो या मोबाइल आपको चला रहा है, ये सोच लेना। आप गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी, गाड़ी आपको चलाएगी तो आप गाड़ी के कंट्रोल में रहोगे। तो आप मोबाइल के कंट्रोल में ना रहे, मोबाइल आपके कंट्रोल में रहे, वो आपके लिए एक उपयोगी टूल है, ना कि आप उसके लिए एक टूल है। बिल्कुल, सोशल मीडिया का हर किसी के जीवन में बहुत ही बड़ा असर रहता है। जैसा कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर बनना चाह रहे हो और बन चुके, अभी भी कर रहे हो उसी फील्ड में, आगे भविष्य में आप मोटिवेशन स्पीकर के तौर पर आपको खुद को आप किस स्थान पर देखते हैं? देखिए, बन चुका हूँ और बनना चाहता हूँ, ये इतना सा है कि सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहन के कोई भी व्यक्ति अपने आप को नेता घोषित कर सकता है, स्वघोषित नेता हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी चीज़ें स्वघोषित हो सकती है। तो जब एक व्यक्ति चैनल बनाता है, जैसे मैंने बनाया अपने खुद के सुधार के लिए कुलराज सिंह मोटिवेशनल स्पीकर, तो स्वघोषित तो मैं हूँ। अगर उस चीज़ से किसी को बेनिफिट पहुँचे और कल को उठ करके मेरे दर्शक, मेरे श्रोता, मेरे भाई जो मुझे फॉलो करें, वो अगर उस चीज़ को माने तो उस दिन मैं उस चीज़ को बन जाता हूँ, मैं सफल हो जाता हूँ। आपका सवाल है कि मैं खुद को कहाँ देखता हूँ अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, या जब तक ये जीवन है। मैं यही चाहता हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल, ना 5 साल, हो सके तो 5 महीने बाद मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इस काम को फुल टाइम करूँ। फुल टाइम इन द मीन्स मैं अपना 50 to 80% जो भी टाइम पीरियड है, जो कि मेरा वर्किंग टाइम है, उसको मैं इसको दूँ, इस फील्ड को दूँ, इस पैशन को दूँ, और फिर आउटकम जो होगा वो आप सबके सामने होगा। That's all. बिल्कुल, अभी तक बहुत अच्छा लगा, आपने सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए और दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ होगा। आपसे एक परमिशन चाहता हूँ। आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, आए तब से मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, बहुत से लोगों को सवाल पूछे, मैं आपका रेगुलर सब्सक्राइबर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आपके वीडियो देख रहा हूँ। आपसे एक परमिशन चाहिए, जो माइक है आपके हाथ में, द पब्लिक वॉइस का, ये कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए मुझे चाहिए, और आज पहली बार आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तो अगर इजाज़त हो तो माइक दीजिए मुझे। ऐसा मैंने आज से पहले किया तो नहीं है, लेकिन आपके साथ में मिलकर मुझे अच्छा भी लगा और आपने कहा है तो बिल्कुल ये भी अब करके देखते हैं। तो सवाल है मेरा आपसे, सीधा सवाल है कि आप एक अच्छा खासा एक चैनल चला रहे हैं द पब्लिक वॉइस के नाम से, 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर आपसे लगभग जुड़े हुए हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो बहुत से लोग अप्रोच करते होंगे कि सर हमारा इंटरव्यू कर दो, या कोई कहता होगा कि इनका इंटरव्यू कर लो, या डायरेक्टली ऑफर आते होंगे। तो ऐसा क्या लगा या क्या कारण रहा कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए चुना? इसका जवाब चाहिए मुझे। बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद है कि आपने ये सवाल भी मुझे पूछा, और मुझे भी अटपटा सा ये लग रहा था कि जब भी मैंने इंटरव्यू का ये सेक्शन शुरू किया तो मैं दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यही विचार किया था कि ऐसे लोगों का मैं इंटरव्यू करूँ जिनकी जीवनी, जिनकी कामयाबी, जिन्होंने जो दुख देखे, संघर्ष देखे, वो सारे कुछ देखकर आपके जीवन में वो सुधार आए, या भविष्य में या जीवन में आप भी उन समस्याओं में फंसो तो कैसे निकलना चाहिए। तो मैंने आज से पहले भी कुछ एक विद्यार्थियों के इंटरव्यू किए जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब ली या कैसी कैसी परिस्थिति से वो निकले। जैसे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बने महावीर गुर्जर, जो 48% से, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। एक ही परिवार के 3 भाई ऐसा ही बने। ऐसे मैंने बहुत से इंटरव्यू किए। बात रही कि आपका इंटरव्यू करने की बात रही, तो हुआ यूँ कि 4 जुलाई को जब मैं इनसे मिला, इनसे पहले ऐसा रहा कि मैंने एक संस्था का वीडियो आप इसी चैनल पर डाला हुआ है, जो आपने देखा होगा, जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, 3 महीने की ट्रेनिंग है पंचायत क्षेत्रों के बच्चों के लिए, जो वीडियो आपने देखा होगा, जो शिल्पी फाउंडेशन के तहत सिरोही में हो रही है। वहाँ पर कुलराज जी भी गए और मोटिवेशन दिया, और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इंस्टाग्राम पर इनका जो वीडियो देखने को मुझे मिला, फिर पता चला, और मैं भी इनसे प्रभावित हुआ कि बहुत ही अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, और इनसे सुनने को मिला, मुझे जानकारी मिली, तो मैं इनसे कनेक्ट हुआ, मैसेज हुई, बातचीत हुई। मेरे जीवन में वो 4 जुलाई दोपहर के 2-2:30 बजे थे, वो जो पल था जब मैं कुलराज जी के पास आया, बैठा, इन्होंने जो मुझे बताया कि अगर तरुण जी आपको करना है, यूट्यूब आप चला ही रहे हो, तो या तो इसको चलाओ या फिर बंद कर दो। एक डिसीजन इसको लेकर पूरा चलने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप यहां तक चल रहे हो, आपसे प्रभावित होकर जो लोग ऐसे सपने संजो कर बैठे हैं कि मुझे तरुण जी जैसा बनना है, और जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थी है बहुत से जो कमेंट करते रहते हैं कि सर आपसे सीख रहे हैं, आपसे जैसा बनना है, वो हताश हो जाएंगे। तो कुलराज जी, जो आपकी जो बात थी और जो एनालिटिक्स आपने जो बताए थे, जिस प्रकार से मुझे स्पष्ट किया था, वो मैं घंटे भर के लिए सोच कर आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, लगभग 3 से 3.5 घंटे हमने बातचीत की थी, और उसके बीच में ना कोई नाश्ता और ना कोई खाना पानी, और ना मैंने कुलराज जी से कुछ मांगा कि मुझे कुछ चाहिए। और ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने किसी इंसान को 3 से 3.5 घंटे एक जैसे सुना है, और इतनी गर्मी में। तो वो जो पल था आपसे प्रभावित हुआ, और उसी पल को लेकर मैं आज आपके साथ में बैठा हूँ और इंटरव्यू कर रहा हूँ। और आप सभी से मैं हाथ जोड़कर मैं यही निवेदन करूंगा, कुलराज जी का जो
यूट्यूब चैनल है कुलराज सिंह मोटिवेशन स्पीकर, उस पर जाइए, देखिए, समझिए। मैं गारंटी देता हूँ उनमें से एक ना एक वीडियो ऐसा होगा जो आपको जीवन में बहुत उपयोगी और बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। यही था साहब जवाब। चलिए बहुत अच्छा जवाब था। जिस प्रकार से आप धारा प्रवाह बोलते हैं, ये मंच मेरा नहीं है, मंच आपका क्रिएट किया हुआ है, जनता ऑडियंस आपकी है। मगर इतना कहूँगा, जिस प्रकार से आप धारा प्रवाह बोलते हैं, आप एक मोटिवेशनल पत्रकार हैं, तो अपनी ये जो रफ्तार है इसको आप बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू चल रहा है। आपने इस शख्सियत को देखा, मेरे साथ में यहाँ पर बैठे कुलराज सिंह जी छारन, इनका यूट्यूब चैनल आप देखिए, ये मैंने आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पर भी जाइए, वहाँ पर भी इनको फॉलो कीजिए, देखिए, समझिए। और अंत में आपसे यही निवेदन करूँगा कि आपके जीवन में हमेशा समस्या कुछ ना कुछ आती रहती है, उन समस्याओं से डरे नहीं। मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, सिर्फ एक नियम मैंने हमेशा देखा है, समझा और उसको फॉलो किया है। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो भूतकाल है उससे वर्तमान 1% बेहतर होना चाहिए। भले 1% हो, 101%, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। वो भले शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर आपके दूसरे क्षेत्र में हो, आपके कलाकारी के क्षेत्र में हो, किसी न किसी क्षेत्र में। इसी प्रकार द पब्लिक वॉइस से जुड़िए रहिए और से नए शख्सियतों से हम मिलाएंगे, जिनको सुनकर, जिनको समझकर, जिनके जीवन को जानकर आपके जीवन में भी बहुत से परिवर्तन आएंगे। आप सभी ने इतना प्यार दिया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे द पब्लिक वॉइस, कैमरामैन मोनिस के साथ में मैं तरुण कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।